नाज़रीन, 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में सिविल आमरीत का चेहरा बेनकाब होता है और शेख हसीना एक ड्रामाई अंदाज में सिर्फ 45 मिनट के नोटिस पर बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंच जाती हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने घिनौने गैर इंसानी कामों पर से भी पर्दा उठा जाती है और ढाका में आईना घर या हाउस ऑफ मिरर नामी एक खुफिया जेल दरियाफ्त होती है, जिसको खास तौर पर शेख हसीना के कहने पर ही बनाया गया था, जहां हर उस शख्स को कैद करके रखा जाता था, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, जो शेख हसीना के खिलाफ और उसकी सिविल आमरीत के खिलाफ आवाज उठाता था। वो ऐसी जेल थी जिसको अवाम से खुफिया रखा गया था, जो डायरेक्टली शेख हसीना के अंडर कमांड थी और जहां हर वक्त खौफ की गूंज सुनाई देती थी। जो शख्स भी शेख हसीना के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको शेख हसीना के ऑर्डर्स पर अगवा कर लिया जाता था और आईना घर में लाकर कैद कर दिया जाता था और साथ ही साथ उसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता था। और फिर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर देते थे। मुझे मालूम है कि ये सब कुछ आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही वाकयात पाकिस्तान में भी होते हैं और माजी में भी होते रहे हैं, जिसके बाद अब बलूचिस्तान में इस हवाले से डॉक्टर मारंग बलोच की क़यादत में पूरी एक तहरीक ने जन्म ले लिया है। खैर, बात करते हैं शेख हसीना और उसकी खुफिया जेल आईना घर की। तहकीकात ये बताती हैं कि शेख हसीना की हुकूमत के दौरान पूरे ढाका में कुल 23 डिटेंशन सेंटर कायम किए गए थे, जिसमें से आईना घर को सबसे नुमाया हैसियत हासिल थी और इसको ढाका कैंटोनमेंट के अंदर बनाया गया था। और डिटेंशन सेंटर्स की कैद से रिहाई पाने वालों का कहना है कि आईना घर को खौफ की अलामत समझा जाता था, क्योंकि जिस शख्स को आईना घर में कैद कर दिया जाता था वो शेख हसीना के कहर से नहीं बच पाता था। बज़ाहिर तो ये सारे डिटेंशन सेंटर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के अंडर ऑपरेट होते थे, लेकिन ये ज़्यादातर पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते थे और शेख हसीना ने अपने सिविल आमिराना दौर में इसका भरपूर इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी 2009 से लेकर 2024 तक 600 से ज़ायद जबरी गुमशुदगियों की जिम्मेदार है, जिसमें से 80% से ज़ायद पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए की गई जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक शेख हसीना से है। और नाज़रीन, जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात को उछालना शुरू किया और यूएन इन्वॉल्वमेंट का प्रेशर शेख हसीना पर बढ़ने लगा, तो शेख हसीना ने इन 600 जबरी गुमशुदगियों की बाजियाबी के लिए यूएन असिस्टेंस लेने से भी इनकार कर दिया। शेख हसीना की पॉलिटिकल मुखालिफ खालदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान को भी आईना घर डिटेंशन सेंटर में कैद रखा गया, जिसकी वजह से खालदा ज़िया पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया और तारिक रहमान, जो बाद में लंदन शिफ्ट हो गए, अब बांग्लादेश वापस आने का प्लान कर रहे हैं ताकि सियासी सिचुएशन से वो भी कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। शेख हसीना के खुफिया डिटेंशन सेंटर आईना घर के विक्टिम जो 5 अगस्त 2024 को होने वाले मामलात के बाद 8 साल के बाद अपने घर वालों से मिले, उनका नाम अहमद बिन कासिम है। अहमद बिन कासिम पेशे के लिहाज से एक बैरिस्टर हैं और अहमद बिन कासिम ने यह इंकशाफ किया कि उन्हें कैद के दौरान अजान की आवाज़ भी सुनने नहीं दी जाती थी। अहमद बिन कासिम को उनके वालिद और जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली की वजह से अगवा किया गया था। वो इसलिए क्योंकि वो शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ अपने वालिद का केस लड़ रहे थे और शेख हसीना के सिविल आमरी दौर में उनके अगवा के 4 दिन के बाद दीगर बुजुर्ग जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ उनके वालिद मीर कासिम अली को भी फांसी दे दी गई थी और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। आईना घर की रुदात सुनाते हुए अहमद बिन कासिम रो पड़े और कहा कि वहाँ हर वक्त मौसीकी चलाई जाती और जानबूझकर उन्हें अजान की आवाज़ सुनने से रोका जाता था और जब कभी मौसीकी बंद हो जाती तो दर्द में कराहते हुए कैदियों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। कासिम का कहना था कि मैंने उम्मीद खो दी थी कि मैं कभी अपने घर वालों से दोबारा मिल पाऊंगा, लेकिन बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है।
اور یہی کچھ شیخ حسینہ کے ساتھ ہوا ہے اور اللہ نے آخرکار ظلم کے مقابلے میں اس کی پکڑ کر لی ہے۔